हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं AWA आयुर्वेद विद अमित। आज इस वीडियो में देखने वाला आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के मॉडल पेपर जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति किस समूह से संबंधित है, यानी जो शक्ति है किस समूह से संबंधित है। तो ए शाक, बी महारस, सी सुधा, डी लॉर्ड। तो शक्ति किस समूह से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी सुधा वर्ग। ये सुधा वर्ग के अंतर्गत आपको शक्ति के समूह आता है, यानी आपको सुधा वर्ग में आने वाले जितनी भी द्रव्य होते हैं सब। देखिए सुधा वर्ग क्या होता है, सुधा वर्ग में क्या होता है, सुधा वर्ग में आने वाले जितने भी द्रव्य है उनमें क्या होता है, कैल्शियम यानी चूना, यानी अधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो लगभग आपको 9 द्रव्य बताए गए हैं, जिसमें से कुछ आपको नाम बता दे रहा हूँ, आप याद रख सकते हैं कि सुधा वर्ग में कौन कौन सा द्रव्य आता है। एक तो सुधा खुद आता है, और उसके बाद आपका शंख आता है, सुक्ति आता है, खट्टिका आता है, गोदंती आता है, आपको समुद्री फेन आता है, आदि ये द्रव्य क्या होता है आपको सुधा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये नाम आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन में बात करते हैं कि श्वेत परपट्टी के अवयव हैं। ए पारद, बी गंधक, सी अभ्रक, डी कलमी सोरा। तो श्वेत परपट्टी के अवयव, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, श्वेत परपट्टी के कौन सा घटक, इसमें से कौन घटक द्रव्य होंगे। अवयव का मतलब घटक द्रव्य। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको डी कलमी सोरा। देखिए यहाँ पे एक और याद रख सकते हैं कि आपको श्वेत परपट्टी के 3 घटक द्रव्य बताए गए। ए ऑप्शन आपको बताया गया है, कलमी सोरा होता है, आपको फिटकिरी होता है जिसको स्फटिका बोलते हैं, और एक और होता है नौसादर। आप तीनों नाम आप याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिद्ध मकर ध्वज है, सिद्ध मकर ध्वज क्या होता है, ए रजत युक्त होता है, बी ताम्र युक्त, सी स्वर्ण युक्त, डी वंग युक्त। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपको सिद्ध जो मकर ध्वज है ये स्वर्ण युक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिकांत से बनाया तैयार है, मगर त्रिकांत विधि से हम क्या बनाते हैं। ए क्षार, बी पिष्टि, सी अर्क, डी भस्म। तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिकांत विधि से जो होता है हम अपन पिष्टि बनाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पिष्टि बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौमूत्र और कपूरगंधी किसके प्रकार हैं। ए शिलाजीत, बी गुगुल, सी कजली, डी परपट्टी। चलिए इसका आंसर बताइए, किसका ये टाइप है, जो गौमूत्र है और कपूरगंधी है किसका टाइप है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी शिलाजीत के टाइप है। देखिए रस ग्रंथ में शिलाजीत के 2 प्रकार बताए गए हैं, आपको गौमूत्र और कपूरगंधी। लेकिन आप यहाँ पे याद रख सकते हैं चरक के अनुसार 4 होता है शिलाजीत के प्रकार, और सुश्रुत के अनुसार आपको 6 बताए गए। आपको याद रखनी शिलाजीत के प्रकार के, आपको रस ग्रंथ के अनुसार 2 होता है, जो क्या होता है आपको गौमूत्र और कपूरगंधी होता है। आपको कभी भी चरक के अनुसार पूछा जाए तो आपको याद रखनी है चरक के अनुसार 4 होता है और सुश्रुत के अनुसार 6 होता है। ये आपको याद रखनी है, MCQ में आप क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन बात करते हैं। रस ग्रंथ में शंख के प्रकार हैं। ए 1, बी 2, सी 5, डी 9। तो बताइए शंख के प्रकार कितने होते हैं। शंख के आपको 2 प्रकार बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बी। शंख के कितने प्रकार होता है, आपको रस ग्रंथ में शंख के 2 प्रकार बताए गए, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीलम की कठोरता है। ए 4, बी 3, सी 9, डी 7। तो नीलम की कठोरता कितनी होती है, नीलम की कठोरता आपको 9 होता है, ऑप्शन नंबर आपको सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोदंती भस्म सामान्यतः प्रयुक्त होती है। ए अतिसार, बी वमन, सी सिराशूल, डी विबंध। यानी गोदंती भस्म हम सामान्यतः किस में प्रयोग करते हैं, तो आपको इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर आपका होगा सी, यानी सिरा शुल में इसका मगर हम सामान्यतः प्रयुक्त होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी आप याद रख सकते हैं, हम जौर में भी प्रयोग करते हैं, क्षय में भी प्रयोग करते हैं, काश पांडु हो गया आपको, श्वेत प्रदर में आदि में, इनमें भी अपन गोदंती भस्म का प्रयुक्त सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ऑप्शन कभी आए तो याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर मैक्सिमम जो होता है मगर आपको जो गोदंती भस्म में आपको सिरा शुल में आपको प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, स्थानीय जड़ी बूटी से खुराक का कौन सा प्रकार चिकित्सालय में तैयार किया जा सकता है? ऑप्शन ए सौरस, ऑप्शन बी क्वाथ, ऑप्शन सी कल्क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। यानी स्थानीय जड़ी बूटी से खुराक का कौन सा प्रकार चिकित्सालय में तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। ये तीनों जो है सौरस, क्वाथ, कल्क, ये तीनों अपन चिकित्सालय में तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कौन सा नेत्रकल्प है? यानी कौन सा नेत्रकल्प है? ऑप्शन ए सिक्त, बी बिडाल लक, सी सुक्त, डी कल्क। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? मगर नेत्रकल्प के कौन सा इसमें टाइप पूछा जा रहा है, ठीक है। नेत्रकल्प में इसमें चार में से कौन सा आएगा? तो इसका आंसर आपका होगा आपको बी बिडालक। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखनी है कि कभी भी आपको पूछा जाए कि बिडालक यानी नेत्रकल्प कितना होता, कितना प्रकार के होता है, तो आपको याद रखनी है कि आपको देखिए षडांगधर के अनुसार आपको 7 बताया गया है और सुश्रुत के अनुसार 5 होता है। आपको याद रखनी, सुश्रुत के अनुसार कितना होता है? 5 होता है नेत्रकल्प, और षडांगधर के अनुसार 7 बताया, उसी का एक बिडालक भी टाइप होता है, तो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र, पिष्टि आदि किसके कार्य हैं? ऑप्शन ए मज्जा, ऑप्शन बी मेद, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी वात। जैसे कि प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र, पिष्टि आदि किसके कार्य हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा आपको ए, यानी मज्जा। ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा? मज्जा। प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र, पिष्टि आदि का कार्य क्या किसके कार्य है? मज्जा का कार्य होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, काल और दिशा किसके श्रोणीकृत होती है? ए कर्म, बी गुण, सी द्रव्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? काल और दिशा किसके श्रोणीकृत होते हैं? तो इसका आंसर आपका होगा सी, यानी द्रव्य के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तमोबहुल, यानी तमोबहुल ऑप्शन ए अग्नि, बी जल, सी वायु, डी पृथ्वी। देखिए तमो जो गुण होता है, गुण कितने प्रकार के होते? गुण 3 होते, सत्व, रज, तम। तो इसमें पूछा जा रहा है जो तम गुण है ये किस महाभूत में, मगर जैसे कि बौल्य होता है। ओके, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। देखिए आपको क्या करनी है, आपको क्रम से याद रखनी है, आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी, ठीक है। तो ये देखिए आकाश में क्या होता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। आकाश में क्या होता है? सत्व गुण की प्रधानता होती है, यानी सत्व बहुल होता है। आकाश वायु में क्या होता है? रज के बहुल्य होता है। और अग्नि में क्या होता है? सत्व और रज की बहुलता होती है। उसके बाद बात करते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल। जल की अगर बात करें तो आपको इसमें होता है सत्व और तम की बोलता होती है। और पृथ्वी में जो होता है आपको पृथ्वी में जो होता है तम गुण के बोलता होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्रम से याद रख, सबसे पहले आपको पंचमहाभूत क्रम से याद रखनी है। उसके बाद आपको गुण कितने, आप गुण भी क्रम से याद होना चाहिए, सत्वरज तम। ओके, तो देखिए आपको क्या करनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो आकाश में कौन सा गुण प्रधानता होती है? कौन सा गुण होता है? सत्व गुण होता है। आपको वायु में रजगुण होता है। और उसके बाद अग्नि की बात करें तो इसमें सत्व और रजगुण की प्रधानता होती है। उसके बाद बात करें आकाश, वायु, अग्नि, जल की अगर बात करें, जल में आपको सत्व और तम गुण की प्रधानता होती है, जबकि पृथ्वी में आपको तमोगुण की प्रधानता होती है। तो आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या जाए? इसमें क्वेश्चन क्या है आपको? तमो बहुल। तो तमो बहुल में इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी में क्या होता है? तमोगुण की अधिक मगर बहुलता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, आई होप का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन बात करते हैं,
अम्ब मरीयाची मार आप किसकी अवस्था है? ए जल, बी वायु, सी मन, डी रक्त। तो इसका आंसर क्या होगा कि अम्ब मरीयाची मर आप किसकी अवस्था है? तो किसकी अवस्था है ये? तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी जल में होता है, जल की अवस्था ये। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपको ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं मन के विषय, तो मन के विषय ए चिंता, बी गुणागुण विचार, सी तर्क, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपको चित्त गुण भी होता है मन के विषय में, आपको गुणागुण विचार होता है, तर्क भी होता है, ये तीनों होते हैं। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में सभी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुरुषों में आशय की संख्या, यानी पुरुष में कितने आशय बताए गए? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो पुरुष में कितने आशय होते हैं? तो आपको पुरुष में याद रखनी, पुरुष में क्या होता है? 7 आशय बताए गए। पुरुष में आपको 7 आशय बताए गए, और स्त्री में पुरुष में कितने होते हैं? 7 होता है, और स्त्री में आपको 8 बताए गए, और आपको षडांगधर संहिता में आपको टोटल आशय कितने बताए गए? 10। आपको याद रखनी है षडांगधर संहिता में टोटल 10 आशय होते हैं, और स्त्री में एक अतिरिक्त बताया गया अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, आपको याद रखनी है। देखिए आपको पुरुष में जब भी पूछा जाए कितने आशय होते हैं, तो 7 आशय होते हैं। ओके, तो और स्त्री में कितना होता है? 8 होता है, एक अतिरिक्त बताया गया अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, आपको याद रखनी है। और षडांगधर संहिता में टोटल आशय की संख्या कितनी बताई गई है? आपको 10, यानी 3 अतिरिक्त होता है अकॉर्डिंग टू षडांगधर का अगर बात करें स्त्री में, तो आपको ये याद रखनी है। लेकिन मैक्सिमम आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष में आशय कितनी होती है? 7 होती है, और स्त्री में कितनी होती है? 8 होता है। और षडांगधर संहिता के अनुसार जब भी मेंशन अगर पूछा जाए तभी आपको 10 लगानी है, नहीं तो आप ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है स्त्री में कितने आपको अतिरिक्त आशय माने गए हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो एक आशय माने गए हैं, तो आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? पुरुष में आशय की संख्या कितनी है? आपको 7। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ओके, आई होप क्या कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन बात करते हैं कि सुश्रुत के अनुसार धामनी की संख्या ए 21, बी 24, सी 27, डी 29। तो सुश्रुत के अनुसार धामनी की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आपका बी 24 होता है। सुश्रुत के अनुसार धामनी की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। तो आप यहाँ पर भी याद रख सकते हैं। देखिए टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं। 24 धामनी की संख्या होती है, लेकिन इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए ऊर्ध्वगामी करने वाले जो ऊपर की ओर जो धामनियाँ होती है वो 10 होता है, और अधोगामी नीचे की तरफ जो धामनी जो गमन करती है, नीचे की तरफ जो होती है धामनियाँ, वो 10 होता है, और 4 होता है जो तिर्यक होता है, यानी ऊर्ध्व में 10 होता है, अधो में 10 होता है, और तिर्यक में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। तो ये याद रखनी है। अभी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सुश्रुत के अनुसार ऊर्ध्व धामनियाँ कितनी होती है? 10 होता है। अधो धामनियाँ कितनी होती है? 10 होती है। और तिर्यक कितने होते हैं? तो आपको 4 होता है। तो टोटल कितने हो जाए? 24। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सुश्रुत के अनुसार धामनी की संख्या यानी टोटल संख्या कितनी होती है धामनी की? तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी, यानी 24 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन बात करते हैं। चेष्टावत किसका प्रकार है? ए अस्थि लिखा है। ओके, बी स्रोत, सी संधि, डी धामनी। तो चेष्टावत किसका प्रकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपको सी, संधि का प्रकार है। देखिए क्रिया के अनुसार आपको जो संधि के आपको 2 प्रकार बताए गए, एक चेष्टावत, दूसरा अस्तुल बताया गया, यानी जो अस्थाई होता है। ओके, एक अस्थाई और दूसरा क्या होता है? आपको चेष्टावत होता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए क्रिया के अनुसार कि आपको क्रिया के अनुसार अस्थि के प्रकार भी कभी कभी पूछ दिया जा सकता है कि क्रिया के अनुसार आपको
क्रिया के अनुसार कितनी अस्थि के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होता है, आपको याद रखनी है। क्रिया के अनुसार कितने प्रकार होते हैं? अस्थि के सॉरी संधि का, तो संधि के 2 प्रकार होते हैं, तो आपको याद रखनी है। तो एक कौन होता है? चेष्टावत होता है, और एक आपको अस्थाई होता है, तो 2 होता है। तो चेष्टावत किसके प्रकार है? आपको ऑप्शन नंबर आपको सी होगा, यानी संधि के प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुश्रुत के अनुसार शाखागत पेशियों की संख्या, सुश्रुत के अनुसार शाखागत में कितनी पेशियों की संख्या होती है? तो इसका ए 40, बी 400, सी 440, डी 140। तो इसका आंसर क्या होगा? तो शाखागत में पेशियों की संख्या कितनी बताई गई है? सुश्रुत के अनुसार आपको 400 बताई गई। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, 400 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो अस्थि, ये अस्थि लिखा है नहीं, ये अस्थि है। अस्थि धातु उत्पन्न होती है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन ए मेद से, बी रक्त से, सी मांस से, डी रस से। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अस्थि धातु उत्पन्न होती है, यानी किससे उत्पन्न होती है? देखिए जो आहार से क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है, आहार से रस, रस से रक्त के होती है, रक्त के मांस से, मांस से मेद से, मेद से क्या होता है? अस्थि की उत्पत्ति, और अस्थि से मज्जा की उत्पत्ति, और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होता है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए, यानी मेद से क्या होता है? अस्थि की उत्पत्ति होती है। तो यही पूछा जा रहा है कि अस्थि धातु उत्पन्न होती है। अस्थि धातु किससे उत्पन्न होता है? मेद से क्या होता है? अस्थि की उत्पत्ति होती है। तो आपको क्रम अगर याद है, देखिए आपको 7 धातु का नाम याद है, रस रक्त मांस मेद अस्थि, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ओके, तो जो आहार से क्या होता है? रस की उत्पत्ति होता है, रस से रक्त का होता है, रक्त के मांस से मेद की उत्पत्ति होती है, मेद से आपको अस्थि की उत्पत्ति होती है, अस्थि से मज्जा का उत्पत्ति होता है, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होता है। तो यह अस्थि धातु की उत्पन्न होती है, किससे होगा? आपको मेद से अस्थि की उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नालक संज्ञा अस्थि सामान्यतः होती है। जो नालक मतलब यानी जो अपने जो मगर जितनी भी बोन है, अस्थियाँ हैं, वो उसमें से नालक संज्ञा अस्थियाँ सामान्यतः होती है। क्या होता है? कैसा होता है? ए गोल होता है, बी छोटी, सी लंबी, डी चपटी। तो नालक जो अस्थियाँ है, देखिए पहले यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि अस्थि के प्रकार, अस्थि के 5 प्रकार बताए गए, जिसका एक टाइप है नालक। ओके, जो नालक अस्थियाँ होती है, जैसे कि जितनी भी लंबी अस्थियाँ, जैसे पैर में जो है, हाथ में जो लंबी वाला अस्थियाँ है, वो क्या हो? नालक अस्थियाँ होती है। तो आपको याद रखनी, इसका आंसर क्या जाएगा? आपको सी जाएगा। जो नालक अस्थियाँ क्या होती है? लंबी होती है। पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि अस्थि के कितने प्रकार होते हैं? 5 होता है। उसी का टाइप क्या है? कि नालक अस्थि है। जो नालक अस्थियाँ क्या होती है? लंबी अस्थियाँ होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। अभ्रक के प्रकार, ए 5, बी 3, सी 4, डी 6। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अभ्रक के कितने प्रकार बताए गए? अभ्रक के आपको 4 प्रकार बताया गया है। तो आपको याद रखनी, अभ्रक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार बताया गया है। चाहे तो आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं। अभ्रक के कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। एक होता है आपको पिनक, सेकेंड होता है आपका नाक, आपको तीसरा होता है मंडूक, और चौथा आपका होता है वज्र होता है। ये 4 होता है। कौन कौन सा होता है? अभ्रक के कौन कौन सा प्रकार होता है? पिनाक होता है, आपको सेकेंड होता है आपका नाक होता है, थर्ड होता है आपका मंडूक होता है, और फोर्थ क्या होता है? वज्र होता है। जिसमें से देखिए अभ्रक कभी भी श्रेष्ठ पूछा जाए, अभ्रक के प्रकार में से कौन सा सबसे, इसमें 4 में से कौन सा श्रेष्ठ होता है? जो अभ्रक होता है, भले वज्र होता है, ये सबसे श्रेष्ठ इसका प्रकार है अभ्रक का। तो आपको कभी एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि अभ्रक के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पिनाक, नाक, आपको मंडूक और वज्र होता है। और इन चारों में से कौन सा श्रेष्ठ होता है? तो वज्र का होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि स्वर्ण का गलनांक है। ए 1064 डिग्री सेल्सियस, बी 1520 डिग्री सेल्सियस, सी 1056 डिग्री सेल्सियस, डी 760 डिग्री सेल्सियस। तो स्वर्ण का गलनांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी
1064 होता है डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। लोहितीकरण का तात्पर्य क्या है? ए रंजन करण क्रम, बी शोधन, सी भस्मीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहितीकरण क्या होता है? देखिए लोहितीकरण से पहले हम क्या करते हैं, कोई भी भस्म बनाने के लिए अमृतीकरण करते हैं। भस्म बनने के बाद हम अमृतीकरण करते हैं। अमृतीकरण से क्या होता है कि वर्ण की हानि हो जाती है। लेकिन लोहितीकरण से क्या होता है, जो कि देखिए अमृतीकरण करते हैं उससे क्या होता है, वर्ण की हानि हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या प्रोसेस करते हैं, लोहितीकरण। लोहितीकरण से क्या होता है कि उनकी जो स्वाभाविक भस्म के जो भस्म होता है, भस्म बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वर्ण की हानि हो जाता है। तो वर्ण की हानि हो जाता है तो वर्ण को फिर अपने स्वाभाविक वर्ण में लाने के लिए हम लोहितीकरण करते हैं। तो इसका आंसर आयुक्त आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, आपको रंजन क्रम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो लोहितीकरण से हम क्या करते हैं कि जो भस्म के वर्ण की हानि होता है फिर उनको स्वाभाविक वर्ण में लाने के लिए हम लोहितीकरण करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, आपको रंजन क्रम होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। एजी साइन है, ए पारद का, बी वंग का, सी रजत का, डी ताम्र का। तो एजी किसका साइन है? तो इसका आंसर होगा आपको सी होगा, यानी रजत होगा। रजत को हम क्या बोलते हैं, एजी को क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। ओके रजत को क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। तो एजी किसका साइन है, रजत का है। ओके थैंक यू। और ऐसे वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।